व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं फाइनल तीसरा डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अगली 2 क्लासेस में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेंगे पार्ट बी में 3 चैप्टर्स, और मुझे पता है तुम अगले 15 दिन में ये 30 नंबर मेरे साथ साथ पक्के करने वाले हो। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। आई एम रियली होपफुल कि आपने इसके पहले वाले 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। नहीं देखे तो कल तक पूरा कर लेना, अभी तक जितना बढ़ाया है इस चैप्टर को। चलिए लेट्स बिगिन। गाइस आज की क्लास की जो हमें शुरुआत करनी है वो है डिविडेंड डिसीजन के साथ, जिसको हम रेजिडुअल डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक फाइनेंस मैनेजर को 3 मेजर डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि वो पैसा कहां से लाने वाला है, अपना खुद का पैसा लगाए दैट इज ऑनर्स फंड्स, या फिर बाहर से बोरो करे दैट इज बोरोड फंड्स। इस डिसीजन को हम फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। फिर वो पैसा कहां पे इन्वेस्ट करे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजटिंग। बहुत ध्यान से देख के बहुत समझ के करना पड़ता है ये चीज, क्योंकि इट इज नेवर एन ईजी डिसीजन टू टेक। इसके अंदर पैसे की बात हो रही है ना। इस डिसीजन को क्या बोलते थे, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप वहां से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पैसा कमाना शुरू करोगे। अब पैसा अगर आप कमा रहे हो तो उस पैसे को कितना शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को क्या करोगे भाई, मालिक लोगों को या तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर आप अपने पास बचा के रखोगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो एक फाइनेंस मैनेजर को यह डिसाइड करना होता है कि कितना प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज डिविडेंड और कितना प्रॉफिट अपने पास बचा ले इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, ताकि वो भविष्य में उनके प्लान्स में काम आ पाए। राइट, तो हमारे पास डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस फंड्स, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज, जैसे क्रेडिटर, एम्प्लॉई, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर्स। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्रेडिटर्स को उनका पेमेंट करना है, एम्प्लॉइज को उनकी सैलरीज देनी है, डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट देना है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स डिविडेंड्स देने हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या करना है रेजिडुअल प्रॉफिट का, रेजिडुअल मतलब जो बचेगा सारे पेमेंट्स करने के बाद। सरप्लस इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, या तो शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाएगा या फिर सेविंग्स की फॉर्म में अपने पास बचाया जाएगा। तो डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है, ही हैज टू डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हाउ मच टू कीप एज रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना बचा के रखना है, कितना बांट देना है। ये 2 चीजों के डिसीजंस, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करता है एक फाइनेंस मैनेजर कि बांटना है या बचाना है। देखो मेन बात यही है, कितना बांटना है कितना बचाना है ना। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अर्निंग्स। द फर्स्ट फैक्टर इज अर्निंग्स। सर अर्निंग्स, एक सेकंड मैं पेन यूज कर लूं। आजा भाई आजा, जल्दी से आ जाओ। फर्स्ट फैक्टर इज अर्निंग्स। बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है, इफ यू आर अर्निंग मोर, तो आप अच्छे से डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना यार किसी भी तरीके की, आप खूब पैसा कमा रहे हो। अगर आपकी कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर, आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स। देखो जो डिविडेंड है वो अभी वाली अर्निंग्स और प्रीवियस वाली अर्निंग्स मिला के दी जाता है। इफ देयर आर मोर अर्निंग्स, कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी जब ज्यादा कमाएगी तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर को भी तो खुश करेगी, मार्केट में भी इसमें अच्छा एक मैसेज जाता है कि यार ये कंपनी अच्छी है, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा देती है ना। तो कंपनी की अर्निंग ज्यादा है तो कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। जबकि ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड, अगर आपकी अर्निंग्स कम है, लो अर्निंग पीरियड में रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो लो। जब कम अर्निंग्स होती है तो डिविडेंड भी कम दिया जाता है। ऑफ कोर्स यार, डिविडेंड है क्या, प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा देंगे, कम कमाएंगे तो कम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का क्या मतलब होता है, यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पुरानी कंपनीज हो जाती हैं, है ना। आप देखो टाटाज हैं, रिलायंस हैं, हमारे पर्टिकुलर हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक स्टेबिलिटी पे आ चुकी हैं।
स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अब वो कमा ही रहे हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अर्निंग्स डिप नहीं करती। हाँ, ज्यादा कितनी बढ़ रही है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन डिप तो नहीं करेगी। वो एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं जहां पे उनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, उनका प्रोडक्ट खून खून में बस चुका है, हर घर में जाना ही जाना है। तो उस सिनेरियो में वो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे आ जाते हैं। तो जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग्स होती हैं वो ऑब्वियसली हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती है, और जिसकी स्टेबल अर्निंग्स नहीं होती वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ डिविडेंड देती हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग्स प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, जबकि जो कंपनीज की अनस्टेबल अर्निंग्स है वो लो रेट ऑफ डिविडेंड देती हैं। तीसरा आता है बेटा कैश फ्लो पोजीशन। ये बहुत सिंपल है। देखो यार, आपके पास कैश फ्लो या अवेलेबिलिटी ऑफ कैश तो होना जरूरी है ना। अगर आपको डिविडेंड देना है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास से कैश जाएगा। तो कैश जाने के लिए सबसे पहले कैश होना भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी बात करेंगे कैश फ्लो पोजीशन की, अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे पाओगे, आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप डिविडेंड कम दे पाओगे या शायद दे भी ना पाओ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको कंसिडर करते हुए डिविडेंड दिया जाता है। क्या लिखा है, पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो ही आप डिक्लेयर करोगे डिविडेंड, नहीं तो आप नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया लिख लेना इसके ऊपर, ये एग्जाम में आता है। दिस इज सावधान इंडिया पॉइंट, सावधान इंडिया सवाल। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बेटा जी कि आपके पास फ्यूचर में कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपके पास फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, यानी आपको एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है, आपको पार्टनरशिप्स का मौका मिल सकता है, आपको कोई और बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। इफ यू आर थिंकिंग कि आपके पास फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड कम देके सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में यार पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सिनेरियो में पैसा बचाऊंगा, डिविडेंड नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे डाइवर्सिफाई करना है, मुझे और पैसा कमाना है। उसके लिए पैसा होना चाहिए ना, पैसे से ही पैसा बनता है। तो अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप प्लीज अभी होल्ड करके रखो, आप प्लीज अभी रुको, आप होल्ड करो, आप डिविडेंड डिक्लेयर मत करो, आप सेविंग करो। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड दो, अपनी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, वो आपके लिए अच्छा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो फिर आप री इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, हेंस अ कंपनी विद नो ग्रोथ प्लान्स विल डिस्ट्रीब्यूट मोर, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उससे उसको फायदा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। सर प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब होता है बेटा कि शेयर होल्डर से भी पूछ लिया जाता है। देखो, कुछ कंपनीज में ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं डिविडेंड इनकम के ऊपर अपनी लिविंग के लिए। भाई अगर मेरी कंपनी में रिटायर्ड शेयर होल्डर्स हैं जो डिविडेंड से ही अपना घर चला रहे हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, तो वो तो डिविडेंड से ही घर चला रहे हैं। तो अगर मेरी कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, जो डिपेंडेंट है डिविडेंड के ऊपर, जो चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड मिले, तो ऐसी कंपनी को हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। वेयर एज जहां पे यंग शेयर होल्डर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं, जिनको रहता है कि यार नहीं, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हमारा पैसा री इन्वेस्ट करो, जब बढ़ जाएगा 8-10 साल के बाद तब ले लेंगे, तो वहां पे कंपनी कम डिविडेंड देके ज्यादा सेव कर लेती है ग्रोथ प्लान्स के लिए। तो देखो क्या लिखा है, if a company is having large number of retired middle class shareholders it will declare more dividend, whereas if a company is having a large number of young and wealthy shareholders it will prefer to keep aside more in the form of earnings। टैक्सेशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? देखो बहुत सिंपल है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम DDS बोलते हैं या DDT बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, तो अगर वो टैक्स का रेट ज्यादा है, अगर वो टैक्स का रेट ज्यादा है तो उस सिनेरियो में कंपनी ऑफ कोर्स डिविडेंड कम देगी, क्योंकि कंपनी को टैक्स बहुत देना पड़ रहा है। लेकिन अगर टैक्स का रेट कम है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के जो टैक्स लॉज हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटीज में अभी भी ये प्रिंटेड है पॉइंट, तो हमें इसको एज इट इज पढ़ाना पड़ता है। बट फॉर नाउ अभी के लिए टैक्स लॉज बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। ठीक है, बट अभी के लिए जो आपकी एनसीईआरटीज में है वही याद रखो आप, वो क्या है कि
जो भी कंपनी डिविडेंड देगी उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स का रेट हाई है तो कम डिविडेंड, अगर टैक्स का रेट लो है तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपको टैक्स से फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स कंसिडरेशंस। ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स का क्या मतलब है सर? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स का मतलब है, देखो कैपिटल मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी क्यों जाती है? कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में इसलिए जाती है ताकि वो वहां से पैसा ले सके। शेयर मार्केट में क्या करने जाएगी कंपनी? शेयर बेचेगी और पैसा रेज करेगी, है ना। तो अगर आपकी रीच अच्छी है मार्केट तक, आपकी रेपुटेशन है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, मार्केट में आपको जानते हैं, आपकी एक गुडविल है, और आपको लगता है आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आप मार्केट में जाके रेज कर सकते हो, मार्केट में जाके आप ले सकते हो, तो उस सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं कि वहां पे शेयर मार्केट में अगर मेरी अच्छी पहुंच है तो मैं सेव करके क्या करूंगा पैसा? डिविडेंड दो ना यार। डिविडेंड देने से रेपुटेशन भी अच्छी होगी, वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्या बोल रहा हूं मैं? इफ यू हैव द एक्सेस टू शेयर मार्केट, आपके पास अगर एक्सेस है शेयर मार्केट की, तो उस सिनेरियो में यू शुड डिक्लेयर मोर डिविडेंड्स एंड सेव लेस, क्योंकि आप आसानी से मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। अगर आपकी एक्सेस नहीं है, आपकी रीच नहीं है, आप पहुंच नहीं सकते मार्केट तक, या आपको नहीं लगता कि आपके शेयर बिकेंगे, तो फिर भैया बचाओ, ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम डिविडेंड दो। तो क्या लिखा है? इफ द कैपिटल मार्केट कैन बी इजिली एक्सेस्ड और अप्रोच्ड एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज, देन द कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड, ठीक है ना। और अगर इसका रिवर्स है तो फिर कम डिविडेंड दो। लीगल रेस्ट्रिक्शंस या लीगल कॉन्स्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब बच्चों रेस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है। अब समझो रेस्ट्रिक्शंस क्या है। देखो दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल, एक हो गया लीगल, ठीक है। लीगल का मतलब जो कानून है, जो लॉ है, जो लॉ में बोला गया है। कई बार लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई है कि आपको डिविडेंड देने से पहले इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है, आपका कोई क्रेडिटर है, आपके पास कोई थर्ड पार्टी लोन है, तो अगर आपका कोई आउटसाइडर है तो आपको पहले आउटसाइडर्स को पैसा पे करना पड़ेगा, बाद में जो लेफ्ट ओवर होगा आप उसी से डिविडेंड बांट सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी डिविडेंड देना है तो पहले आपको ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस बाधित करते हैं, बाउंड करते हैं। लॉ आपको बोलता है पहले इनका पेमेंट करो, बाद में डिविडेंड दे पाओगे। अगर आपने लीगल रेस्ट्रिक्शंस या लीगल कॉन्स्टेंट्स को फॉलो नहीं करा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं। तो देखो क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट हैज गिवन सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजंस ऑल्सो, है ना। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से लॉ में भी किन किन लोगों को पहले पेमेंट करना है, किन किन लोगों को बाद में पेमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है और उस इंसान ने आपको बाउंड कर दिया कि भैया पहले मेरा पैसा देना पड़ेगा, बाद में डिविडेंड देना, तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो, तो आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पे डिविडेंड देने से आपको कौन रोक रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। जब आप उसका पैसा दे दोगे तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाओगे, तो आप वहां पे डिविडेंड फ्रीली दे सकते हो, है ना। तो यहां पे डिविडेंड बांटने या ना बांटने के बीच में कौन आ रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस का क्या मतलब है बच्चों? स्टॉक मार्केट रिएक्शंस का मतलब है कि देखो आप अगर डिविडेंड देते हो तो आपकी गुडविल बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है मार्केट में, आपको लोग अच्छी नजर से देखते हैं कि यार अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में। तो आप डिविडेंड अगर देते हो या डिविडेंड आप नहीं देते हो तो यू शुड नो कि उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। यू शुड नो कि उसका क्या इंप्रेशन जाएगा मार्केट में। तो ध्यान रखो, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज। अगर डिविडेंड बढ़ा है तो अच्छी न्यूज मानी जाती है और आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। वहीं पे अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे, रेपुटेशन डाउन होगी, डिमांड कम होगी, तो आपका शेयर प्राइस कम भी हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ कंपनीज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को फॉलो करती है। ये एक पॉलिसी है जिसमें कंपनी स्टेबल डिविडेंड देती है। स्टेबल का मतलब कि हमारी अर्निंग्स कभी कभी डिप भी होंगी बट हम आपका डिविडेंड डिप नहीं होने देंगे, हम आपको डिविडेंड स्टेबल देंगे। तो कुछ कंपनीज इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं, स्टेबल डिविडेंड्स देती हैं। इससे क्या होता है? कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा रहता है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा रहता है और शेयर होल्डर खुश रहते हैं। तो क्या लिखा है देखो, सम कंपनीज फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी
as it has a better impact on shareholder and improves the reputation of the company. Stable dividend policy also satisfies the investor. Investor भी खुश रहता है क्योंकि उसको पैसा मिलता रहता है रिटर्न में, है ना। और जब कंपनी कॉन्फिडेंट होती है कि उनका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ने वाला है तो फिर उसका डिविडेंड भी बढ़ा देती है। तो ये थे बेटा 11 पॉइंट्स जो डिविडेंड डिसीजन में आपको याद रखने हैं। 3 डिसीजंस, तीनों के फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मतलब क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या, देखो यार, 2 टर्म्स से जुड़ के ये एक टर्म बना है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब भी एक फाइनेंस मैनेजर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अपना पूरा फाइनेंस प्लान कर देता है, मतलब उसको कितना पैसा बिजनेस में चाहिए होगा, कहां से वो पैसा आने वाला है, कहां पे वो लगाना चाहता है, कैश बजट क्या होगा, कितना उधार बांटना है, सेल फॉरकास्ट क्या होगा, कितने डिमांड की उसको एक्सपेक्टेशंस है, कितना मार्केट रिसर्च पे पैसा लगेगा। जब भी वो ये सारी चीजें सोच के एक फाइनेंशियल प्लान बना के देता है पहले से, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तुम सोचो, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज है। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी जनरल नॉलेज कैसी है, तो मुझे बताओ इंडिया में कौन सी ऐसी टॉप 2 कंसल्टिंग कंपनीज है जिनके बारे में तुम जानते हो, कमेंट्स में बताना। देखना चाहता हूं मैं तुम्हारा जीके कैसा है, गूगल नहीं करना, कंसल्टिंग कंपनीज के जिनके तुमने नाम सुना हो, टॉप बड़ी बड़ी 2 कंपनीज जो इंडिया में चलती हैं। अब देखो कंसल्टिंग कंपनीज के पास क्या होता है, लोग जाते हैं, उनसे ओपिनियंस लेते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करने में हमें हेल्प करो, हमारे बजट्स बना के दो, हमारा सब कुछ प्लान करके दो। कंपनीज क्या कर रही हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही तो करके दे रही हैं, एक तरीके से फाइनेंस को प्लान करके दे रही हैं सारी चीजें, ऑल्दो और भी बहुत कुछ कर रही हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, राइट। तो होता क्या है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। गैरस्टनबर्ग ने क्या बोला, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सब आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, आपको कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, कहां से आएगा, द सोर्स ऑफ फंड्स। तीसरा, कहां पे आप लगाने वाले हो, उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। तो क्या क्या आ जाता है, कितना, कहां से, कहां पे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 के याद रखना, के हाउ मच फंड्स आर नीडेड, कितना, कहां से आएगा, फ्रॉम विच सोर्स यू विल अरेंज, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कहां पे लगेगा। ठीक है, इट बिगन्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस मैनेजर डज द सेल फॉरकास्ट, उसके हिसाब से वो सेल्स फॉरकास्ट करता है, सारा आगे का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, आपके पास पैसा अवेलेबल हो। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर द फंड्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपने प्लान करा हुआ है सब कुछ, तो आपको पता होगा कि आपको पैसे की कब जरूरत पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर द फंड्स आर अवेलेबल जब भी आपको इनकी जरूरत है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, हर चीज के लिए। इट एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा अवेलेबल भी हो जाता है और ये सोर्स भी स्पेसिफाई करता है कि पैसा किस सोर्स से आएगा। नेक्स्ट आता है टू सी दैट द फर्म डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। ये भी चेक करना कि फर्म अननेसेसरी फंड रेजिंग नहीं कर रहा है, यानी फर्म पैसे को तभी रेज कर रहा है जब उसको पैसे की जरूरत है। देखो पैसा अगर कम है तो भी दिक्कत है, पैसा अगर ज्यादा है तो वो भी दिक्कत है, आप पैसा वेस्ट करोगे, है ना। एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इट मे रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इफ देयर इज सरप्लस मनी, अगर आपके पास अच्छा मनी है, सरप्लस मनी है, तो इट मस्ट इन्वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, क्योंकि आइडियल छोड़ना लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है। लॉन्ग टर्म प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है, यानी कौन सा एसेट लेना है, कब लेना है। शॉर्ट टर्म प्लान को हम लोग बजट्स बोलते हैं। बजट्स का मतलब जब आप हर प्रकार का बजट बनाते हो, चाहे वो सेल्स बजट हो, कॉस्ट शीट्स हो, ये सब बजट्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जब भी चाहिए होना चाहिए, और फर्म अननेसेसरी फंड रेज ना करे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। जैसे नंबर 1,
इट मेक्स द फर्म वेल प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। अगर आपने प्लान करा हुआ है तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो फ्यूचर को फेस करने के लिए। आपको पहले से पता होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करी होंगी, आपको पता होगा कब कोई रिस्क हो सकता है, कौन आपके लिए थ्रेट हो सकता है, कब पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कब शॉर्टेज हो सकती है, तो आप फ्यूचर के लिए ऑलरेडी रेडी रहते हो। ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस बाय प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। जब आप ब्लूप्रिंट पहले से ही बना लेते हो, देखो जब आप मकान बनाते हो तो नक्शा बना लेते हो ना पहले से। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम अपने फाइनेंस का पहले से ही नक्शा बना लेते हैं, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, कहाँ से आएगा, हर चीज़ बहुत स्पेसिफाइड होती है। तो उस सिनेरियो में बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हें मदद करता है बिजनेस शॉक से बचने की, बिजनेस सरप्राइजेस से बचने की, और एकदम सडनली कोई भी चीज़ नहीं आती आपके ऊपर, आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो। तीसरा, इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आपका अच्छा यूटिलाइजेशन होता है फाइनेंस का, फाइनेंशियल प्लानिंग में वेस्टेज नहीं होती। अगर आपने सब कुछ प्लान करा हुआ है तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है ना कि वेस्टेज नहीं है। अगर आपने प्लान ही नहीं करा तो ऑफ कोर्स वेस्टेज होगा ही होगा, राइट। आगे क्या आ रहा है, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। आपको मदद करता है प्रोडक्शन में, सेल्स में, फाइनेंस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना रहता है। हर डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन आसान होता है। द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग ही लिंक है। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक है दो डिसीजंस के बीच में। कौन से दो डिसीजंस? सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन एंड देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलता है कि पैसा कहाँ से आएगा, किस सोर्स से आएगा। पैसा आ गया, अब आपको इन्वेस्ट करना है तो बीच में दिमाग लगाना पड़ेगा ना, फाइनेंशियल प्लानिंग वहीं बीच में आ जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ लिंक बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट एक बेसिक प्लानिंग का फीचर है, प्लानिंग लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। आपके प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ता है। ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर, दैट इज द प्रेजेंट, एंड वेयर वी वांट टू गो, दैट इज द फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सिर्फ एक रीड ओनली टॉपिक है, इसमें तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारी जगह तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता, सिर्फ इसको एक बार रीड करके छोड़ देना। कैसे होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो सबसे पहले सेल्स फॉरकास्ट होता है। सेल्स फॉरकास्ट का मतलब कि कितना माल हम बेच लेंगे। उसके बाद सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी करी जाती है कि आपके क्या क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट्स हैं तुम्हारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं, सब पढ़ी जाती है। फिर एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एस्टिमेट किया जाता है कि आने वाले साल में तुम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आज के प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट बढ़ेगा या माइनस होगा वो। फिर हम सोर्स ढूंढते हैं कि पैसा जितना हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए वो कहाँ से आने वाला है, हम अपने वाले प्रॉफिट्स में से लगाने वाले हैं या हम बाहर से रेज करने वाले हैं। फिर बजट्स बनाए जाते हैं हर चीज़ के। तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। तो ये सिर्फ आपको एक बार रीड ओनली है, जस्ट रीड करके एक बार छोड़ देना। ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग में ऊपर वाले टॉपिक ही पढ़ने हैं, ये तो बस वैसे एक बार रीड करके छोड़ देना। ओके, तो चलो जी, ये था गाइस हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग और डिविडेंड डिसीजन। अगली क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जो कि होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, पेपर में ज़रूर आता है। और नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आई होप आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा। 3 पार्ट्स तुम्हारे पास हो गए हैं, तीनों रिवाइज कर लो, लर्न कर लो और बहुत अच्छे से चैप्टर को तैयार कर लो। 30 नंबर पक्के करके चलने हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।